तो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम एनालिसिस। लेकिन ओपन सिस्टम एनालिसिस से पहले एक मेरे पास क्वेश्चन है टाइप 4 का। अभी तक हमने क्लोज्ड सिस्टम एनालिसिस पढ़ा बहुत डिटेल में, और उसके 3 टाइप के प्रॉब्लम हमने करे। और अब है ये टाइप 4 का प्रॉब्लम। इस पे आप हेडिंग लगा सकते हो, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। मिक्सिंग ऑफ गैसेस का प्रॉब्लम है ये। देखो, जो भी मिक्सिंग वाले प्रोसेस हैं, मिक्सिंग वाले जो भी प्रोसेस रहेंगे, इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे जब हम एंट्रोपी पढ़ेंगे। तो एंट्रोपी में हम इसको खुल के डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कभी कभी क्लोज्ड सिस्टम एनालिसिस में सीधा सीधा क्लोज सिस्टम एनालिसिस का क्वेश्चन आ जाता है मिक्सिंग से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आता रहता है, चाहे गेट हो, इसरो हो, ये क्वेश्चन आता रहता है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व नहीं है और ये बहुत जल्दी क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हर पेपर में आता रहता है ये। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है हमसे अ रिजिड एडियाबेटिक कंटेनर। तो एडियाबेटिक का मतलब आपको पता है, क्या पता है? एडियाबेटिक, ए डियाबेटिक। डियाबेटिक मतलब हीट ट्रांसफर नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब हीट ट्रांसफर होगा। और एडियाबेटिक का मतलब हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू जीरो, हीट ट्रांसफर होगा नहीं। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कंटेनर है तो आप ये हैचिंग कर दो। हैचिंग का क्या मतलब है कि हीट इस सिस्टम में से बाहर नहीं जाएगी। इंसुलेटेड सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम बोले, इंसुलेटेड सिस्टम बोले, ठीक है ना? आपने हैचिंग कर दी। बोला गया है कैलकुलेट फाइनल प्रेशर व्हेन पिस्टन इज रिमूव्ड। अभी हमारे पास गैस ए है और गैस बी है, दो गैस भरी हुई हैं और दोनों गैस सेम नेचर की हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है गैस ए एंड गैस बी सेम नेचर। मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये बोला हुआ था क्वेश्चन में। और दोनों ही आइडियल गैस हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब रिजिड कंटेनर है, फाइनल प्रेशर निकालना है जब ये पिस्टन को आप हटा दोगे। और यहाँ पे जो गैस भरी हुई है सेम गैस यहाँ पे भरी हुई है, ठीक है? चलो क्वेश्चन को देखो। और यहाँ पे मास, मास ये मिस्टेक है, मास है यहाँ पे 1 kg, 1 kg का मास भरा हुआ है। क्वेश्चन में हमसे सीवी दे दिया, आर दे दिया। इस कंटेनर का, जो कंटेनर ए है, इस कंटेनर का प्रेशर दे दिया, कंटेनर का टेम्परेचर। यहाँ पे सेकंड कंटेनर है, यहाँ पे पीबी प्रेशर है और टीबी टेम्परेचर है। तो देखो, इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। ये आपकी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, यहाँ पे गैस ए भरी हो, यहाँ पे गैस बी भरी हो, ठीक है? आपको ध्यान से सुनना है क्या कह रहा हूं मैं। इस गैस ए का टेम्परेचर अगर T1 है और ये पिस्टन अगर कंडक्टिंग हुई, कैसी कंडक्टिंग, तो गैस बी का भी टेम्परेचर T1 होगा। और ये पिस्टन फ्री टू मूव हुई, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पिस्टन में, ये पिस्टन इधर भी मूव कर सकती है, इधर भी मूव कर सकती है, फ्री है। अगर ये पिस्टन फ्री टू मूव हुई तो अगर यहाँ पे प्रेशर P है तो यहाँ पे भी प्रेशर P होगा। दोनों कंटेनर में सेम प्रेशर होगा अगर पिस्टन फ्री टू मूव हुई। आप समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पे मान लो आप 1 बार का प्रेशर है और यहाँ पे इनिशियली 0.5 बार का प्रेशर है, आप मान लो, तो ये मूवेबल पिस्टन है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है मतलब यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये मूव करके इधर आ जाएगी। ये पिस्टन मूव करके इधर आ जाएगी और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, ठीक है? तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्या हुआ होगा? जब पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ पे मूव करी होगी तो एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रेशर ड्रॉप। तो ये जो एक्सपेंशन है वो इस प्रकार हुआ होगा कि इसका प्रेशर घट के हो जाए मान लो 0.7 बार, 0.7 बार। और ये जो गैस बी है कंटेनर, इस ये जो गैस बी है
इस गैस बी का प्रेशर है 0.5 बार, लेकिन जब पिस्टन यहां से स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 पे मूव करी तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कंप्रेशन हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे? कंप्रेशन। और कंप्रेशन का मतलब मैं आपको बहुत बता चुका हूं कि कंप्रेशन का मतलब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ये 0.5 बार से 0.7 बार आना पड़ेगा, 0.75 बार आना पड़ेगा। मतलब अगर ये कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर दोनों का सेम होने वाला है, दोनों साइड्स का, पार्ट ए का और पार्ट बी का। इसको अब मैं नाम दूं पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, ये पार्टीशन है। पिस्टन जो है ये पार्टीशन का काम कर रही है। अगर पिस्टन कंडक्टिंग हुई तो पार्ट ए का टेम्परेचर टी ए, तो पार्ट बी का टेम्परेचर भी टी ए। और पिस्टन फ्री टू मूव हुई, पिस्टन मूवेबल है, तो दोनों पार्ट्स में प्रेशर कांस्टेंट सेम रहेगा, सेम रहेगा। इस टाइप के भी न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी लेकिन ये न्यूमेरिकल जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है न्यूमेरिकल। यहाँ पे देखो 600 केल्विन का टेम्परेचर दे रहा है और 400 केल्विन का टेम्परेचर दे रहा है। देखो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, थर्मोडायनामिक्स में आपको हर तरीके के क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको समझना पड़ेगा कुछ लिमिटेड वैरायटी है, लिमिटेड वैरायटी है, और इस लिमिटेड वैरायटी को दिमाग में घुसाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन करने का जो तरीका है इसको घुमा दिमाग में घुसाना पड़ेगा। कैसे घुसाएंगे हम? कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस के क्वेश्चन आते रहते हैं, और किस टाइप के आते हैं? दो ही टाइप के आते हैं। कि ये जो पिस्टन है ये मूवेबल ना हो, ठीक है, फिक्स्ड पिस्टन हो, नॉन कंडक्टिंग हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 600 केल्विन और यहाँ पे दिख रहा है 400 केल्विन। दूसरा केस क्या हो सकता था? दूसरे केस में पिस्टन मूवेबल होती और कंडक्टिंग होती, तो हमारी दूसरी तरीके की अप्रोच होती। अब यहाँ पे तो ये चीज है नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि लिमिटेड वैरायटी प्रॉब्लम है। हर हर प्रॉब्लम को आपको मुंह उठा के करने नहीं लगना। ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ वही प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में होगी, पहली बात। और वही प्रॉब्लम आपको पेपर में दिखने वाली है। इस इन प्रॉब्लम्स के अलावा कोई प्रॉब्लम आपको पेपर में नहीं दिखेगी। चलो, ये आपने समझ लिया कि ये पिस्टन कंडक्टिंग नहीं है, इसीलिए दो अलग अलग टेम्परेचर मेरे को दिए गए हैं। ठीक है, एक सेकेंड में ये सब मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप एडियाबेटिक का मतलब समझते हो, क्वेश्चन पढ़ना आप समझते हो। रिजिड कंटेनर का क्या मतलब है? आगे रिजिड भी लगाया हुआ है, इसका मतलब ये जो इसमें सामान भरा हुआ है, ये जो इसमें सामान भरा हुआ है मतलब गैस भरी हुई है, ये कुछ वर्क नहीं कर रही होगी, बाउंड्री वर्क जीरो होगा। रिजिड का मतलब, रिजिड जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है बाउंड्री वर्क जीरो, वर्क इज इक्वल टू जीरो। आ रही है बात समझ में आपको? अब गैस, हाँ, अब ये क्वेश्चन समझो आप। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे? कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर व्हेन पिस्टन इज रिमूव्ड। जब मैं इस पिस्टन को हटा दूंगा तो फाइनल प्रेशर क्या होगा? और दिया क्या है क्वेश्चन में? कि दोनों गैस, ये वाली गैस और ये वाली गैस सेम है, और सेम नेचर की है, और आइडियल गैस है। चलो, तो मैं यहां से ही कह सकता हूं कि अगर मिक्सिंग के दौरान कहीं भी मिक्सिंग होगी, तो आपके लिए एक मूल मंत्र है, मिक्सिंग, कहीं भी मिक्सिंग होगी या फिर कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज, ये दो शब्द जहां भी दिखेंगे, बस यही दो शब्द, इनके अलावा कोई शब्द आपको नहीं दिखेगा। मिक्सिंग एंड कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज, आपको लगाना है हीट गेन्ड बाय वन बॉडी इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय अनदर बॉडी। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कब तक करती है? जब तक फाइनल टेम्परेचर सेम ना हो जाए। कब तक करती है? जब दोनों दोनों बॉडीज का फाइनल टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अगर मिक्सिंग हो रही होगी, ये गैस ए है और ये गैस बी है, ठीक है,
और ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, ये रूम है, ये रूम है, ठीक है, ये बड़ा वाला गोला मान लो आप रूम का है। और यहाँ पे एक मैंने बोतल के अंदर गैस 1 रख दी और दूसरी बोतल के अंदर गैस 2 रख दी। मैंने बोतल का ढक्कन खोला तो गैस 2 भी इसमें भरेगी रूम में और गैस 1 भी भरेगी। बात को समझो। यहाँ पे अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 होगा इस वाली गैस का, और इस गैस का टेम्परेचर T2 होगा, तो गैस 1 से गैस 2 में हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। ये है गैसेस की बात। और यहीं पे अगर दो बॉडीज मैंने कांटेक्ट में रख दी होती, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इन दोनों को मैं पास लेकर आया, ठीक है, इन दोनों को मैं पास लेकर आया, कैसे लेकर आया? इज इक्वल्स टू, ये बॉडी 1 हो गई और ये बॉडी 2 हो गई, ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है। मान लो T1 ग्रेटर देन T2 है, तो जब ये कांटेक्ट में आ जाएंगी तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर TF हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये T1 से लेके T2 पे हीट ट्रांसफर होने लगेगी। कब तक होगी? जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं हो जाए, TF फाइनल टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाए। तो इस केस में आप क्या लगाओगे? इस केस में भी कि हीट, ये बॉडी क्या करेगी? हीट लॉस। और ये वाली बॉडी क्या कर रही है? हीट गेन। तो यहाँ पे भी आपको यही लगाना है, हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी। इस फॉर्मूले को बहुत बार लगवाऊंगा मैं, बहुत बार, ठीक है ना, टेंशन मत लो, इस फॉर्मूले का हम बहुत बार लगाने वाले हैं। आप कुछ मत लिखो, अभी ये जो मिटाया है मैंने, इसको आपको लिखना नहीं है, बस एक बार दिमाग में बिठा लो। नहीं बैठ रहा तो इसको हम बार बार यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो आपको लिखना क्या है कि मिक्सिंग और कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज के केस में आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आप नोट मार के लिख लेना, नोट, heat flows from high temperature HT to low temperature LT till final temperature becomes same, that is TF। फाइनल टेम्परेचर को हम शो करेंगे TF से। आओ, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं, ये केस जो था ये मैंने रब कर दिया है आपकी नोटबुक में, लेकिन छप जाना चाहिए ये केस भी जो मैंने अभी रब करा है। तो आपको क्या मैंने बताया? हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। ये कंटेनर था जब इसमें पिस्टन थी, तब की बात तब है, लेकिन अभी पिस्टन हटा दी, तो यहाँ पे जो सिस्टम 1 होगा और यहाँ पे सिस्टम 2 होगा, ये आपस में मिक्स करेंगे, इस प्रकार से मिक्स करेंगे कि सिस्टम 1 सिस्टम 2 का टेम्परेचर राइज करेगा और दोनों का फाइनल टेम्परेचर TF हो जाएगा। अगर मैं बात करूं हीट लॉस बाय वन, हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? हीट लॉस बाय वन बॉडी वन, हीट लॉस बाय बॉडी वन, इसका फॉर्मूला आपको बिल्कुल रट लेना है। हीट लॉस बाय बॉडी वन इज इक्वल्स टू mCv डेल्टा टी। हीट लॉस बाय बॉडी वन इज इक्वल्स टू mCv डेल्टा टी। रट लो इसको, रुको, mCv T1 माइनस TF। और हीट गेन बाय बॉडी टू, हीट गेन बाय बॉडी टू, इसका फॉर्मूला लगाना है mCv बॉडी टू के लिए m2, बॉडी टू की 2, और TF माइनस T2, यहाँ पे 1 लगा लो, और ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बॉडी 1 के लिए 1। चुपचाप सुनो, अभी अभी मैं क्वेश्चन पे आया ही नहीं हूँ, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा जाता है हीट ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट में, जब हम हीट एक्सचेंजर्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत है, तो इसको आप समझो चुपचाप। ये फॉर्मूला आया कैसे? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। अगर रिजिड कंटेनर होगा तो वर्क डन होगा जीरो, कोई वर्क नहीं करा जाएगा। तो जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा।
जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो सिस्टम की इंटरनल चेंज एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। अब सुनो चुपचाप, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, ये सिस्टम वन मान रहा हूं मैं, ये सिस्टम वन है अभी के लिए मेरे लिए, ये सिस्टम टू है। जब मैंने पिस्टन हटाई, ये देखो पिस्टन हट गई, तो सिस्टम वन मान लो T1 टेम्परेचर पे है और सिस्टम टू T2 टेम्परेचर पे है। सिस्टम वन से सिस्टम टू में हीट गई, ये जो हीट गई सिस्टम वन से, ये जो Q सिस्टम हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम वन, Q1 का मतलब है हीट लॉस बाय सिस्टम वन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। सुनो सुनो, हीट लॉस बाय सिस्टम वन, ठीक है, ये जो सिस्टम से हीट गई Q, मैंने क्या बताया है कि सिस्टम ने वर्क नहीं करा है, सिस्टम ने वर्क नहीं करा है, रिजिड कंटेनर था, सिस्टम ने वर्क नहीं करा है, कोई वर्क नहीं हुआ है। ये जो भी हीट गई है, ये हीट इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को घटाएगी। अगर इनिशियली इंटरनल एनर्जी U1 थी, सिस्टम में से आप हीट निकालो, तो इसकी इंटरनल एनर्जी घट के U2 हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सिस्टम हैज लॉस्ट सम, ऑन द, सुनो दोबारा सुनो, दोबारा दोबारा सुनो आप, ऑन द बिहाफ ऑफ, on the behalf of decrease in internal energy of the system has lost some heat to the surrounding। बोलो आया नहीं आया? बोलो, एक बार और सुन लो, गारंटी है अब आ जाएगा आपको। इन ऑन द बिहाफ ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी U1 थी, इंटरनल एनर्जी भी तो एक एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है, और जो हीट है ये भी एक एनर्जी की फॉर्म में है। तो एक एनर्जी अपनी स्टेट बस फॉर्म बदल रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है हीट एनर्जी में, पहली बात। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी घटेगी। on the behalf of decrease in internal energy, system has lost some heat। चुपचाप सुनो अभी, कंप्लीट नहीं हुई मेरी स्टेटमेंट। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन ऑफ T1 टेम्परेचर, और इसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो फाइनल टेम्परेचर का फंक्शन होगी। इसका मतलब इस जो सिस्टम वन है इसका टेम्परेचर T1 से घट के TF तक जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये अपनी हीट लॉस करता रहेगा। बोलो, और TF तक पहुंचना ही क्यों है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, कि जब भी कांटेक्ट होगा या मिक्सिंग होगी, तो फाइनल टेम्परेचर दो अलग अलग सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, और उसको हम कहेंगे TF, फाइनल टेम्परेचर। तो जब तक इस सिस्टम का टेम्परेचर T1 से घट के TF तक नहीं होता, तब तक इसकी इंटरनल एनर्जी घटती रहेगी, और जितनी इंटरनल एनर्जी घटेगी उतना ही ये हीट ट्रांसफर करेगा। जितनी इंटरनल एनर्जी घटेगी उतना ही ये हीट ट्रांसफर करेगा। और इंटरनल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला बताओ। इंटरनल एनर्जी U1 से घट के U2 हो चुकी है, U1 से घट के U2 हो चुकी है, क्यों? देखो, ये जो T1 टेम्परेचर था, ये आपका, देखो यहाँ पे मैं पहले अजम्पशन बता चुका था, छोटी सी अजम्पशन ये है कि T1 ग्रेटर देन T2, T1 जब ग्रेटर देन T2 होगा तभी तो T1 से हीट निकल के T2 पे जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि T1 का फाइनल टेम्परेचर TF हो जाएगा और T2 का भी टेम्परेचर फाइनल TF हो जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट मत करो अपने आप से। T1 का टेम्परेचर घट के TF होगा, सुनो क्या कह रहा हूं, T1 का टेम्परेचर घट के TF होगा, और T2 का टेम्परेचर बढ़ के TF होगा, तभी तो दोनों का टेम्परेचर TF होगा। एक का टेम्परेचर घटेगा और एक का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसका टेम्परेचर घट रहा है मतलब T1 ग्रेटर देन TF है, तो U1 घट के U2, U2 यानी कि UF कह सकते हो आप इसको, सिस्टम वन के लिए U2 ही लिखे रहने दो। इस सिस्टम वन ने अपनी इंटरनल एनर्जी घटा ली, U1 से U2 पहुंच गई।
U1 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 था, U2 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर TF है। हीट लॉस कितनी हुई? हीट लॉस को क्या आप ऐसे लिखोगे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू एम सी वी T2। T2 मतलब TF, देखो ये मैं मिटा रहा हूं, ये फालतू चीज लिखी है अभी। T2 माइनस T1, बोलो ऐसे लिखोगे, इज इक्वल्स टू जो हीट लॉस हुई है, ये जो हीट यहां से लॉस हुई है सिस्टम 1 से जो सिस्टम 2 में गई है, इसको आप ऐसे लिखोगे? नहीं माय डियर, इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे एम सी वी T1 माइनस TF इज इक्वल्स टू Q। अगर आप ऐसे लिखोगे, ऐसे 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 कैसे, ऐसे, तो ये क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, TF कम है और T1 ज्यादा है, ये आएगी नेगेटिव। लेकिन ये जो हीट यहाँ से निकल के गई है, ये नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि हमारे को पता है अगर सिस्टम में से हीट निकलती है तो वो नेगेटिव आती है, आनी चाहिए नेगेटिव। लेकिन जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, इधर देखो, हीट गेन्ड बाय वन बॉडी इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय अनदर बॉडी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूंगा, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना है, आपको लेना है मैग्नीट्यूड। आपको लेना है कितनी हीट गई और कितनी हीट मिली, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल करना है, आपको नेगेटिव साइन का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये जो हीट गई है, मैं पहली तो इसका लिख चुका हूं कि हीट लॉस्ट, मैं पहले ही बोल रहा हूं ये हीट लॉस्ट है। आपसे कहूं कि 10 रुपए थे, 10 रुपए थे, 5 रुपए किसी ने ले लिए, तो लॉस्ट कितने का हो गया, लॉस्ट 10 रुपए थे, 5 रुपए किसी ने ले लिए, ले लो यार, 5 रुपए किसी ने ले लिए, तो 5 रुपए ले लिए, अगर मैंने -5 लिखा है, 5 रुपए -5 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ले लिए हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि -5 रुपए ले लिए, -5 रुपए ले लिए, ये तो गलत है ना। मैं क्या कहूंगा कि 5 रुपए मेरे से ले लिए गए हैं, 5 रुपए मुझसे ले लिए गए हैं। अगर मैं कहूं कि -5 जूल की हीट ले ली गई, इसका क्या मतलब हुआ, मैं कहूंगा कि 5 जूल की हीट ले ली गई है मुझसे। क्लियर हो रहा है? लेकिन लिखने में लिखूंगा कैसे मैं, लिखित अगर मेरे को कहीं खाते में लिखना है कि कितने रुपए ले लिए, तो कैसे लिखूंगा कि -5 रुपए ले लिए गए हैं। लेकिन जब मैंने पहले बोल दिया कि हीट लॉस्ट, उस हीट को ही मैंने अगर हीट लॉस्ट बोल दिया है, तो ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा। चलो, तो इंटरनल एनर्जी कैसे घट रही है, क्यों घट रही है, आपको समझ में आ गया है। तो अब इधर आ जाओ आप, इस क्वेश्चन को हम उड़ाते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार मैं समझाता हूँ, मैं बस ऐसा समझाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट 5 चैप्टर, थर्मल साइंस के 5 चैप्टर हैं, पांचों के पांचों चैप्टर में इस्तेमाल होगा। मैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ कि आपको एक बार समझा दिया तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? पढ़ा होगा आपने ये हीट लॉस, हीट गेन, लेकिन इस तरीके से पढ़ा हो तो जरूर बताना। चलिए, ये सिस्टम 1 है, इसके पास Q1 हीट, इसने अपनी जो, इसने मान लो कुछ हीट, Q अमाउंट ऑफ हीट अपने सिस्टम 1 ने सिस्टम 2 को दे दी। हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। हीट गेन कौन कर रहा है, हीट लॉस समझ में आ गया है, ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पे क्यों, बस आपको मैं एक फ्लो डायग्राम समझा रहा हूँ, फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट। मैं फ्लो चार्ट बहुत प्यारे बनवाता हूँ आपसे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर फ्लो चार्ट। हीट ट्रांसफर इज लगा लेना इस एरो के आगे, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। टिल कब तक होगा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडीज
became same। यह है एक एक नंबर का फ्लो चार्ट नंबर 1। फ्लो चार्ट नंबर 2, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो सिस्टम 1 की इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर 1। इंटरनल एनर्जी घट गई, U1 से लेके U2 हो गई, तो U2 इज अ फंक्शन ऑफ फाइनल टेम्परेचर TF। हीट ट्रांस अब इनको कंबाइन करो। हीट ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक होगा व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम। व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम। टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम। और हीट ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो पा रहा है इंटरनल एनर्जी की वजह से। इंटरनल एनर्जी की वजह से, इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पे ही हीट ट्रांसफर हो रहा है। और इंटरनल एनर्जी इस तरीके से टेम्परेचरों के साथ जुड़ी हुई है। ये समझ में आ गया आपको? जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं और इसको रफा दफा करते हैं। हीट लॉस इज इक्वल्स टू एम, heat loss is equals to decrease in internal energy of system 1। decrease in internal energy of system 1। internal energy का यूनिवर्सल फॉर्मूला है mcv। T1 माइनस TF लगाऊंगा, T1 बड़ा है और TF छोटा है। बता चुका हूं मैं T1 माइनस TF क्यों यूज कर रहा हूं। हीट लॉस को साइन के साथ नहीं, मैग्नीट्यूड रखना है हमारे को इसीलिए। और हीट गेन यहाँ पे लगाओ 1, ये सिस्टम 1। हीट गेन सिस्टम 2 हीट गेन कर रहा है, तो हीट गेन जो इसने हीट गेन करी होगी ना, ये हीट इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जाके बैठ गई होगी। ये सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, इस सिस्टम ने जो Q अमाउंट ऑफ हीट गेन करी है, इसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी U2 हो गई। U2 के करस्पॉन्डिंग TF टेम्परेचर है और U1 के करस्पॉन्डिंग ये जो पार्ट बी में टेम्परेचर है, पार्ट बी, ये जो पार्ट बी है इसका टेम्परेचर कह रहा हूं मैं। तो ये जो हीट गई है ये इसकी इंटरनल एनर्जी में जाके बैठ गई है। अब अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हीट ट्रांसफर चैप्टर लिख लेना, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए रट लो, क्या रटना है? एम सी वी T1 माइनस TF लगाना है जब भी हीट लॉस की बात होगी। और हीट गेन की बात होगी तो एम सी वी TF माइनस, ठीक है, डेल्टा टी लगा दो सिंपल। देखो अब क्या लगा रहा हूं मैं, सुनो। M2 CV2, CV सब्सक्रिप्ट में CV2 इंटू डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर TF माइनस T1। ये पॉजिटिव आएगा कि ये लगाओ आप, ये लगा लो सिस्टम बी की बात हो रही है और ये सिस्टम ए की बात हो रही है। कोई कंफ्यूजन की सीमा ही नहीं है। यहाँ पे बोला था ना ए और बी, पार्ट ए और पार्ट बी। टी ए पार्ट ए का टेम्परेचर, टी बी पार्ट बी का टेम्परेचर। M1 M2 1 1 बोला है, पढ़ो। ये 1 kg है, 1 kg। ये इस तरीके के क्वेश्चन इसरो में, क्योंकि इसरो में कैलकुलेटर तो चाहिए ही नहीं, इसरो में कैलकुलेटर नहीं चाहिए होता है, इसीलिए ये इसरो में आ सकता है। बहुत इजी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन की। चलो, मास सेम है, एम से एम कट गया। और बोला कि सेम सेम गैस भरी हुई है, सेम गैस भरी है, तो सेम गैस के लिए सीवी और सीवी तो सेम होगा। सीवी क्या है? गैस की प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, गैस की प्रॉपर्टी है, तो सीवी सीवी सेम होगा। तो टी ए माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी बी। तो टी ए प्लस टी बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू टी एफ। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? अभी क्वेश्चन तक पहुंचा ही नहीं हूं मैं, मेरे साथ पढ़ने का यही वो है। इसको आप कह लो ये, ठीक है, ये फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है? अनफॉर्चुनेट उन बच्चों के लिए है कि कल पेपर है और आज वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए तो अनफॉर्चुनेट है। और फॉर्चुनेट उन लोगों के लिए जो धैर्य से चीजों को समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके पास समय है चीजों को समझने का। ठीक है, वो फॉर्चुनेट है मेरी वीडियो से। सुनो, अगर इफ डिफरेंट गैसेस आर मिक्स्ड,
डिफरेंट गैसेस आर मिक्स्ड। मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको ताकि बार बार आपको फॉर्मूले में नहीं पढ़ना चढ़े, फॉर्मूला यूज नहीं करना, वो बार बार आपको ये जो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन है ये नहीं लिखना पड़े। मैं आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दे रहा हूँ, सुनो। इफ डिफरेंट गैसेस आर मिक्स्ड, अलग अलग गैसेस मिक्स करेंगे तो क्या लगाऊंगा, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। हीट लॉस क्या हो जाएगा, एम सी टी टी वन माइनस टी एफ, एम वन सी वन टी वन माइनस टी एफ। ये कब लगाऊंगा, अगर कोई लिक्विड और सॉलिड मिक्स हो रहे होंगे। सॉलिड मिक्स नहीं हो सकता, दो सॉलिड ब्लॉक्स कांटेक्ट में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है सॉलिड के लिए सीपी सीवीसी सब सेम होता है, सीपी सीवीसी सब सेम होता है। लिक्विड के लिए सीपी सीवीसी सब सेम होता है। और अगर यही फॉर्मूला गैस के लिए लगा रहा होता तो मैं गैस के लिए यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लगाता फिर मैं एम वन सी वी वन टी वन माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू एम टू सी टू टी टू माइनस टी एफ। यहाँ पे रख देता मैं एम टू सी वी टू टी टू माइनस टी एफ। ये फॉर्मूला है ओनली फॉर गैस, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। गैस के लिए बस सी वी सी पी और सी अलग अलग चीजें होती हैं, तो आपको सी वी यूज करना है क्योंकि इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। इंटरनल एनर्जी में सी वी आता है। और अगर ये लिक्विड और सॉलिड बॉडी कांटेक्ट में आएंगी तो आपको सीपीसीबी की चिंता ही नहीं करनी है, आपको तो सी दिया होगा क्वेश्चन में। क्या दिया होगा, सी दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। एम वन सी वन टी वन माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू एम टू सी टू टी एफ माइनस टी टू। माई डियर फ्रेंड्स, इसको आप एम वन सी वन टी वन माइनस एम वन सी वन टी एफ इज इक्वल्स टू एम टू सी टू टी एफ माइनस एम टू सी टू टी टू लिख लोगे। टी एफ को इकट्ठे ले आओ तो टी एफ आ जाएगा कॉमन, बचेगा एम वन सी वन प्लस एम टू सी टू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एम वन सी वन टी वन प्लस एम टू सी टू टी टू। टी एफ क्या हो गया, एम वन सी वन टी वन प्लस एम टू सी टू टी टू डिवाइडेड बाई एम वन सी वन प्लस एम टू सी टू। बताओ, ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। कंडीशन लगाओ, स्पेशल केस, स्पेशल केस व्हेन m1 is equals to m2, c1 is equals to c2, m1 और c1 m1 is equals to m2, जो दोनों बॉडीज मिक्स हो रही हैं उनका मास सेम, उनकी स्पेसिफिक हीट सेम, तो क्या हो जाएगा, m1c1 कॉमन आ जाएगा टोटल, और ये नीचे से कट जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इसको नहीं बिगाड़ रहा मैं। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, टी एफ इज इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू। दोनों फॉर्मूले कॉपी में आप स्टार मार्क करके गोले गोले खींच के लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे दोनों गैस सेम बोल दी उसने और 1 1 kg का मास दे दिया, कैलकुलेशन है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो अब आ जाओ सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू। मेरे हिसाब से टी वन दे रखा था 600 केल्विन, टी टू दे रखा था 400 केल्विन और डिवाइडेड बाई टू। फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा मिक्सिंग के बाद 500 केल्विन। चेक कर लो अब एक बारी। हमसे पूछा क्या है, प्रेशर, पूछा क्या है, प्रेशर। हमसे पूछा है कि प्रेशर निकालो, फाइनल प्रेशर। ठीक है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन की मेरे को बार बार जरूरत पड़ेगी, एक सेकेंड।
जिसको कुछ नहीं समझ में आया है टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को हीट लॉस बराबर हीट गेन का फॉर्मूला रट लेना है कि पहली बात तो ये होता है। ठीक है, कोई संदेह नहीं है इस फॉर्मूले में लगाने से। इसको उठा के मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, इस वाली स्लाइड में। एक सेकेंड, कॉपी कैसे होगा ये हो गया सेलेक्ट, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे लाते हैं इसको, ये आ गया। यहाँ पे इसको छोटा करते हैं, इसको यहाँ पे चिपका देते हैं और ये आ गया क्वेश्चन आपका उठ के यहाँ पे। चलो, फाइनल प्रेशर बोला गया है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस क्या होगी, पी एफ वी एफ इज इक्वल्स टू एम एफ आर टी एफ। टी एफ निकाल चुका हूं 500, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में ये आर दे रखा है 500 जूल पर केजी केल्विन। 500 जूल पर केजी केल्विन मैं डालता हूं किलो जूल पर केजी केल्विन में, मेरी आदत है, तो मैं डाल दूंगा 0.5। एम एफ इन एम ए वन, एम ई ये वन है, गलत लिखा हुआ है, टू वन है, तो दोनों मास को जोड़ दो, 1 + 1 2 इज इक्वल्स टू वी एफ इंटू पी एफ। अब वी एफ का चक्कर आ गया, वी एफ तो तुरंत निकलेगा। वी एफ कैसे निकालोगे, वी एफ इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कहाँ जाएगा इसका, जब ये मैं पिस्टन हटा दूंगा तो टोटल वॉल्यूम ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है अगर ये V1 है, इतना भाग V1 है, इतना भाग ये VA है, ये VB है, जब पिस्टन हटाऊंगा तो टोटल फाइनल वॉल्यूम VA प्लस VB। VA कैसे निकालूंगा, अगेन PA VA इज इक्वल्स टू MARTA। पीए कितना दे रखा है, 1 बार, 1 बार मतलब 100 किलो पास्कल। वीए चाहिए इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 500 जूल पर केजी केल्विन मतलब 0.5 इंटू टी ए 600। जीरो से जीरो चल बसे, तो वी ए आ गया 6×5 = 30 मतलब 3 मीटर क्यूब। वी बी निकालो जल्दी से, पी बी वी बी इज इक्वल्स टू MBR/TB। पी बी है हमारे पास 2 बार का, तो 2 × 100 ये हो गया किलो पास्कल्स में, इंटू वी बी चाहिए एम बी 1, आर की वैल्यू 0.5 किलो जूल्स में रख दी है, किलो जूल्स पर केजी केल्विन में, इंटू टी बी है 400। 2 जीरो से 2 जीरो चल बसे, ठीक है, 5 × 4 = 20, बोलो 5 × 4 = 20, लेकिन ये पॉइंट खा जाएगा एक जीरो को, और 2 से 2 चल बसे, वी बी इज टू 1 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम क्या आ गया, 4 मीटर क्यूब का आ गया टोटल वॉल्यूम। रख दो इधर, पी एफ इंटू 4 इज इक्वल्स टू 5×2 = 10 इंटू 500, 4 से काटो आप, ठीक है, 4 से काटो, दो दो बार काट लो, 2 बार काट लो, ये 2 × 5 = 10 और ये हो जाएगा 250। तो 25 × 5 = 125 और एक जीरो और आ जाएगा। ये हो गया फाइनल प्रेशर। किस में है, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, किलो पास्कल में है। ये पूछा किस में है, आंसर आंसर देख लो किस में पूछा है। अच्छा, आंसर पूछा है हमसे, क्वेश्चन तो हम यहीं पे उठा लाए थे, आंसर मैं बता रहा हूं कि अगर ये बार में, और ये इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, मतलब ये जो कंटेनर के प्रेशर है बार में दिए हुए हैं, तो आंसर फाइनल प्रेशर भी बार में ही देना होगा मेरे को। तो बार में कितना हो जाएगा, ये किलो पास्कल में है, इतना किलो पास्कल, तो बार में 100 से डिवाइड, तो मतलब 12.5 बार इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर। नहीं 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 नहीं, वो होता है आपका, बार होता है आपका, किलो पास्कल में बार
100 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 12.5। बिल्कुल, ये हो गया आपका इतना बार प्रेशर। ठीक है, इसको आप चेक कर लेना एक बार, यही आएगा, चेक करके मेरे को बताना। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका ओपन सिस्टम का। अभी आज इस क्वेश्चन को हम हो सकेगा तो देखेंगे, पहले ओपन सिस्टम एनालिसिस में आपको बता दूं। तो एक छोटी सी समरी आपके लिए। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोमेट्री एंड टेम्परेचर स्केल। बस इन 3 टॉपिक की विशेष रूप से जानकारी आपको होनी ही चाहिए। इसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्लोज सिस्टम के लिए क्लोज सिस्टम एनालिसिस कर लिया है। एनालिसिस क्या क्या करना होता है, हमारे सिलेबस में दो ही एनालिसिस हैं। कौन कौन से? हीट एनालिसिस, सॉरी, एनर्जी एनालिसिस। हमारे सिलेबस में दो ही तरीके के एनालिसिस हैं, एनर्जी एनालिसिस और प्रॉपर्टीज एनालिसिस। प्रॉपर्टीज एनालिसिस के लिए हमने पीवी कर्व की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर ली। एनर्जी एनालिसिस के लिए हमने बेहतरीन तरीके से हीट एंड वर्क के क्वेश्चन करे और समझा, विजुअलाइजेशन भी सीखा। ये क्लोज सिस्टम एनालिसिस था। दो एनालिसिस करने हैं और इन्हीं दो एनालिसिस का नाम दिया गया है थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन भी देखा था, एक आईईएस का क्वेश्चन था वो, कि उसमें कह रहा था ओनली एनर्जी एनालिसिस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। वो गलत था। तो एनर्जी एनालिसिस प्लस प्रॉपर्टीज एनालिसिस, दोनों का जो एनालिसिस है, कंबाइंड एनालिसिस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। अब क्या मैं बताने जा रहा हूं, ओपन सिस्टम एनालिसिस। किसी को पहली बार पढ़ रहे हो तो इसके ऊपर आप लगाओ, ठीक है, 2 स्टार। 2 स्टार क्योंकि कभी आ जाता है कभी नहीं आता, कंपटीशन पेपर में कभी आ जाता है कभी नहीं आता। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट पेपर की बात करूं, इसरो, गेट, आईईएस, और मैं बात करूं 2022 का पेपर अगर आप देने वाले हो, तो 2022 में हो सकता है गेट में ना आए, गेट में ना आए, आईईएस में ना आए, लेकिन इसरो में आएगा आएगा। हो सकता है इसरो में ना आए, गेट में ना आए, लेकिन आईईएस में आएगा आएगा। हो सकता है इसरो और आईईएस में ना आए लेकिन गेट में आएगा आएगा। इसका मतलब क्या है, इन तीनों पेपर में हर साल ये आएगा ही आएगा। और अगर आप गेट एक्सी से देना चाहते हो, एक्स ई, इंजीनियरिंग साइंस, अब तो ये अपॉर्चुनिटी है, दो तरह से आप गेट दे सकते हो। ठीक है, गेट एमई भर सकते हो आप, और गेट एक्सी भी भर सकते हो। गेट एक्सी अगर आप थर्मोडायनामिक्स से जाओगे, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का एक्सी बी, एक्सी ई, एक्सी है पेपर का नाम, ई है सेक्शन का नाम। जो ई सेक्शन होता है ये होता है थर्मल साइंस का, वो हाँ, थर्मल साइंस का, थर्मल साइंस का सेक्शन होता है। इसमें आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, पावर प्लांट, हीट ट्रांसफर नहीं है, हीट ट्रांसफर नहीं है, थर्मो, आरएसी, पावर प्लांट, आईसी इंजन, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। इन 4 सब्जेक्ट में फिक्स है थर्मल साइंस का 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का फिक्स है। किसी भी साल का पेपर बता देना नहीं आया हो तो फिक्स है। क्या है? SFEE और ओपन सिस्टम एनालिसिस। ओपन सिस्टम एनालिसिस फिक्स है, आता ही आता है, इसको कोई नहीं रोक पाया ना रोक पाएगा। कहाँ पे? एक्सी में। इसरो, गेट, आईईएस में कभी आता है कभी नहीं आता है। तो
इसकी इंपॉर्टेंस 2 स्टार वाली औकात है इसकी, इस टॉपिक की। अगर थर्मल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं आरएसी और पावर प्लांट जो दो सब्जेक्ट हैं, ये दो जो सब्जेक्ट हैं, इन दो सब्जेक्ट की बात करूंगा, तो इन दोनों सब्जेक्ट में एस एफ ई, जिसको नहीं पता वो एस एफ ई को ओपन सिस्टम समझ लो। एस एफ ई का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम एनालिसिस। जिसको पता है इसकी फुल फॉर्म, वो चुपचाप बैठे रहो, होशियार मत बनो। जिसको नहीं पता वो समझ लो ओपन सिस्टम एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। आर ए सी और पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पूरे सब्जेक्ट का क्या नाम है? पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये दोनों सब्जेक्ट एस एफ ई पे ही बेस्ड हैं। क्या समझ में आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स में तो ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसकी रैंकिंग 2 स्टार है, 2 स्टार। लेकिन ये आरएसी और पावर प्लांट तो हैं ही पूरे के पूरे एस एफ ई। क्या पढ़ते हैं हम? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशंस हैं। पहली है आरएसी, दूसरी है पावर प्लांट, तीसरी है आईसी इंजन। तो ये जो दूसरी एनालिसिस और तीसरी एनालिसिस है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स के एक चैप्टर पे बेस्ड है। उस चैप्टर का क्या नाम है? ओपन सिस्टम एनालिसिस और एस एफ ई, एस एफ ई। बोलो, बोलो। वेट अ मिनट। ओके गाइस, एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया है इसमें, ओबीएस की सेटिंग में। मे यस, मे बी मेरा माइक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है इस वक्त। ओके, अब करने लगा। ओके ओके, नाउ इट इज वर्किंग वेल। तो आप ओपन सिस्टम एनालिसिस की वो समझ गए, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। और 99% इस दुनिया में जितने प्रोसेस हैं, कौन से हैं? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। ऐसे ही 99% प्रोसेस ओपन सिस्टम प्रोसेस हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम तो है ही नहीं है। क्लोज सिस्टम एनालिसिस है ही नहीं यूनिवर्स में। ये कौन सी बात हो गई? हाँ, क्लोज सिस्टम एनालिसिस पूरे यूनिवर्स में 1% भी एनालिसिस नहीं है। सारे एनालिसिस आपके ओपन सिस्टम एनालिसिस होते हैं। ये तो धोखा हो गया। 9th क्लास में डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम पढ़ी थी, फिर जूल थॉमसन पढ़ी थी। जूल थॉमसन में क्या होता था? वो पंपकिन वाली, पंपकिन और सीड्स। फिर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड था या क्या था? हाँ, शायद रदरफोर्ड ही था। तो फिर रदरफोर्ड पढ़ रहे थे तो ये बोला गया कि डाल्टन और जूल थॉमसन क्यों पढ़ाया तुमने? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं देता हूं आपको कि जब ओपन सिस्टम एनालिसिस होता है तो क्लोज सिस्टम क्यों पढ़ा दिया? 9 घंटे, 9 आवर्स से ज्यादा पढ़ाया है मैंने ओपन सिस्टम एनालिसिस, मैंने 9 घंटे से ज्यादा पढ़ाया है। और बात करूंगा ना, सॉरी, क्लोज सिस्टम एनालिसिस मैंने 9 घंटे से ज्यादा पढ़ाया है। ओपन सिस्टम एनालिसिस को मैं 3 घंटे में उड़ा दूंगा, 3 घंटे में उड़ा दूंगा। तो दिक्कत ये आती है कि जब ये यूज होता है तो इसको पढ़ाओ ना, इसको क्यों पढ़ा रहे हो? तो माय डियर फ्रेंड्स, चाहे कंप्रेसर, ओपन सिस्टम एनालिसिस का बेस्ट, बेस्ट क्या सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है, सिस्टम कंप्रेसर है, टरबाइन है, इंजन्स हैं। कौन कौन से इंजन्स? ऑटो इंजन, डीजल इंजन, डुअल इंजन। ये कौन कौन सी साइकिल पे बेस्ड हैं? ये ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल पे बेस्ड हैं। तो जब हम ये साइकिल्स भी पढ़ते हैं ना, तो इनको पढ़ते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में हम इनको
क्लोज सिस्टम मान लेते हैं। है ये ओपन सिस्टम, जितने इंजन्स हैं, देखो ओपन सिस्टम के बेस्ट एग्जांपल कंप्रेसर, टरबाइन, इंजन्स। इंजन्स होते ओपन सिस्टम है, लेकिन ओपन ओपन सिस्टम को हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम एनालिसिस करते हैं और फिर धुआंधार एफिशिएंसी निकलती है 57%, 67%। और जब ओपन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं इसको, एक्चुअल एक्चुअल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो एफिशिएंसी निकलती है, ठीक है, 22%, 25%, इस तरीके से एफिशिएंसी निकलती है। तो एक पहले तो बेंचमार्क आप सेट करो, बेंचमार्क की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कहां तक हम पहुंच सकते हैं, बेंचमार्क उसको कहा जाता है, बेंचमार्क। जैसे कि हाईएस्ट आपने सुना होगा, कार्नोट का नाम तो सुना होगा, ठीक है, सुन लिया होगा, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, किसी कोचिंग में, कहीं ना कहीं आपने कार्नोट का नाम सुन लिया होगा। इस वक्त नहीं सुना तो आगे सुनोगे, मेरे मुंह से ही सुनोगे। तो कार्नोट क्यों पढ़ते हैं कि कार्नोट तो भैया कैसी है, कार्नोट तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन कार्नोट हम पढ़ते हैं बेंचमार्क क्रिएट करने के लिए, कि एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो पता हो। कार्नोट की एफिशिएंसी 100% होती है क्या? नहीं, कार्नोट की एफिशिएंसी हो सकता है 92% हो, और मेरे सिस्टम की एफिशिएंसी है 23%। मेरे सिस्टम की एफिशिएंसी है 23%। तो इसका मतलब मेरे को इस बात का तो अंदाजा है कि 23 से 100% एफिशिएंसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि कार्नोट की ही 92 है। तो इसका मतलब कि 23 से 92 तक जाया जा सकता है विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से 23 से 92% तक तो जाया जा सकता है। तो कहां तक जाया जा सकता है? 92 तक। किसने बताया? कार्नोट ने। कार्नोट क्यों पढ़ा? क्योंकि एक बेंचमार्क क्रिएट हो गया कि इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्लोज सिस्टम एनालिसिस हम पढ़े, इतना सारा क्लोज सिस्टम एनालिसिस में हमने इतना माथापच्ची, इतने सारे क्वेश्चंस इसीलिए करे कि क्लोज सिस्टम एनालिसिस एक बेंचमार्क क्रिएट कर देता है ओपन सिस्टम एनालिसिस के लिए। ये सारी बातें धीरे धीरे करके खुलेंगी, किताब के पन्ने धीरे धीरे करके खुल जाएंगे जब हम चौथा सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, दैट इज आईसी इंजन। चौथे सब्जेक्ट तक सारे पत्ते खोल दूंगा मैं, सारे जितना मेरे को आता है सारे पत्ते आपके सामने होंगे। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा आईसी इंजन तक, ठीक है। दूसरी बात, ओपन सिस्टम एनालिसिस कल से स्टार्ट करेंगे। अब हम आज थोड़ा सा लेक्चर दे दिया मैंने, ओपन सिस्टम एनालिसिस टुमारो 22 फेब से स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए आपके लिए ये नहीं समझना है कि 1 घंटा इसने कराया क्या यार। 1 घंटा में ये नहीं समझना कि एक ही क्वेश्चन हो पाया। ये जो टाइप 4, इधर देखो, इधर देखो, ये जो टाइप 4 लिखा हुआ है कि यही क्वेश्चन हो पाया 1 घंटे में? नहीं माय डियर, इसके साथ साथ आपको टाइप 4 में मैंने आपको और घुस घुस के समझाया है इंटरनल एनर्जी और हीट में क्या ही रिलेशन होता है, रिजिड वेसल का मतलब समझाया है, ठीक है। तो थिंग्स टेक्स टाइम, एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग टाइम टू थिंग्स, देन वो आपकी प्रॉपर प्रॉपर मेमोरी में, प्रॉपर मेमोरी बन जाती है, टेम्परेरी नहीं, प्रॉपर मेमोरी, मेमोरी। ओके। सो ये चैनल वो 10 मिनट की वीडियो बनाने वाला नहीं है अब। बिफोर व्हेन, ओके, पहले मैं बनाता था 15 मिनट से लेके 20 मिनट की वीडियोस, जब मेरे पास कॉपी पेन पे मैं लिखता था, पेन पेपर पे। उसमें प्रॉब्लम होती थी पेन पेपर पे लिखने में, बट नाउ आई हैव दिस डिजिटल बोर्ड। अब मैं इस पे कितने भी घंटे की वीडियो आराम से बना सकता हूँ। तो ये चैनल, अब ये 10 मिनट की वीडियो वाला चैनल तो है ही नहीं, और शुरू से इस चैनल का मकसद 10 मिनट की वीडियो बनाना नहीं था। बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस, वो बनानी पड़ी। ओके। बट इस इस चैनल को देखने वाला जो होगा,
उसके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य। धैर्य, पेशेंस इज द की टू गेट सक्सेस इन योर हैंड्स। आ रही है बात समझ में आपको? तो ठीक है, फिर कल से स्टार्ट करेंगे ओपन सिस्टम एनालिसिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टुडे। ओके, बाय।